हेलो लर्नर्स। तो आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके पेपर 2 में आपको थोड़ी हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर, जो कि कॉमर्स का उन्होंने भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया था। तो अभी हम उसी पेपर को डिस्कस करने वाले हैं एंड देन हम एनालाइज कर सकते हैं एक तरीके से कि हमारा पेपर कैसा हो सकता है। कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ पर पूछे गए थे, तो हमें भी उन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंस्ट्रक्शंस को देख लें तो उनको कितने 15 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 150 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस थे, यानी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चंस क्या थे, कंपलसरी थे। यानी हमें तो चॉइस मिल रही है, तो एक आप पॉजिटिव चीज़ लेकर चल सकते हो कि हमें यहाँ चॉइसेस मिल जाएंगी कि अगर आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि उसमें सब पार्ट्स है। तो 4 क्वेश्चन होंगे, कोई 3 करने हैं, तो हो सकता है हमें कोई 3 प्रॉपर तरीके से आते हों। दूसरा, यहाँ पर इनको बोला कि कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, मतलब जो शीट, अब ऑब्वियस सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो एक ही शीट आपको मिलेगी, उसी में आपको अपना पेपर करना है। एक्स्ट्रा शीट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उनको अटैच करके रखने की, संभाल के रखने की। और आंसर जो है, यहाँ पर एक पॉइंट था इनका कि आंसर जो है ना वो ऑथोराइज्ड मीडियम जो आपने लिया है उसी में अपना आंसर लिखना है। और ये जो है लास्ट आप देखो तो हर क्वेश्चन के लिए आपको स्पेस दिया रहेगा, आपको उसी स्पेस में आंसर लिखना है। तो हो सकता है एचपीपीएससी हमें भी कोई स्पेस वाली शीट दे दे कि आपको इस सभी क्वेश्चंस के लिए इतना इतना स्पेस है, आपको इन्हीं स्पेस में अपने पेपर को कंप्लीट करना है। यानी 3-3 क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास स्पेस डिवाइडेड हो ऑलरेडी शीट्स में। इट इज़ अ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और बड़े लेवल पे ये हो रहा है, तो शीट्स को हो सकता है प्रॉपरली मैनेज किया गया हो। चलिए बात करते हैं मेन चीज़ पे, क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला जो इनको क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन, वो सीएसआर से आया था। आप देख सकते हैं सीएसआर क्या है, उसकी नीड्स, ऑब्लिगेशंस और इश्यूज और चैलेंजेस क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडिया में आप बता सकते हो सीएसआर कैसे कंपनीज सीएसआर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागती है, तो कैसे अपने टर्नओवर को कम करके दिखाती हैं, कैसे अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस करके दिखाती है ताकि उनको अपने प्रॉफिट का हिस्सा, होती है ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में ऐसी हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम नहीं करना चाहती, बट स्टिल इसके अलावा क्या है, हमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी मिलेंगी जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है सीएसआर के ऊपर, तो वो आ जाएगा। सेकेंड, सोशल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, इसके बारे में पूछा गया है कि ये कैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को रीशेप करती हैं, कैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को सपोर्ट करती हैं, और ब्रांड लॉयल्टी का क्या रोल रहता है कस्टमर को रिटेन करके रखने में। तो दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, सोशल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में, और ब्रांड लॉयल्टी के बारे में पूछा गया है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। परफेक्ट कंपटीशन यानी इकोनॉमिक्स से हमें यहाँ क्वेश्चन देखने को मिला है, और इसमें ये परफेक्ट कंपटीशन में जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें, साथ ही में ये पूछा गया है कि कब ये इक्विलिब्रियम में आती है, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, कब ये इक्विलिब्रियम में आती है, ये चीज़ पूछी गई विद अ डायग्राम। तो इकोनॉमिक्स तो विदाउट डायग्राम, मार्केट्स एंड ये जो हम प्रोडक्शन फंक्शंस पढ़ते हैं वो तो विदाउट डायग्राम हम इनको एनालाइज ही नहीं कर सकते। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्राइस दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड दी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन मुझे ये लगा, जहाँ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू की बात की गई है। क्या आपने एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, और उनके बीच का रिलेशनशिप आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, टोटल रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू भी वैसे हमारे पास आता जाएगा, जो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, तो एक टाइम पे टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम होगा, उसके बाद वो भी क्या डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इस तरीके से हम इनके बीच का रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि क्या वो डिलीवर होता है, टाइटल डिलीवर किया जा सकता है या नहीं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स में। तो आपको लॉ का क्वेश्चन देख सकते हो इसको आप। फिर सिक्स क्वेश्चन है हमारे डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन में और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हमारी कंट्री के ऊपर। तो क्या रोल है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का, कितना इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, मतलब कितने और लोग इसमें जुड़े हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बेसिकली तीन ही वो एसेस, क्वालिटी वगैरह,
कितने लोग असेस पर कर पा रहे हैं, क्या क्वालिटी उनको मिल रही है, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन था इनको, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यहाँ क्वेश्चन एक पूछा गया ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से रिलेटेड। एट्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो मैनेजमेंट का है, कंपैरिजन बिटवीन हेनरी फ्योल एंड फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट की फील्ड में उसको हमने कंपेयर करना है, यानी एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल के जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में उसको कंपेयर करने की बात की गई है एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है उसमें। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो इसमें पूछा गया है कि अगर हम वर्कर्स को, ये न्यूमेरिकल है कि इसमें बताया गया स्किल्ड वर्कर है आपके पास, अनस्किल्ड वर्कर है, वो इतना टाइम लेते हैं काम करने में, तो अगर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बाद वर्कर्स के काम के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना चेंज आएगा, वो चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेंथ क्वेश्चन, जो कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और उसकी प्रॉपर्टीज भी पूछी है बायनॉमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पूछा गया है, स्टैट्स का ये टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देखो तो ये इन्वेस्टमेंट का टॉपिक में से क्वेश्चन उठाया गया है, न्यूमेरिकल हमसे पूछा है कि सीएपीएम फॉर्मूले को यूज़ करके कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और ये मैं पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसमें जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पर छोटा सा पोर्शन इसका डिस्कस किया एंड मैंने वहाँ भी बोला था इस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस भी बेसिकली बहुत पूछे जाते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया, स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है आपने, कितनी रिटर्न मिलती है, रिस्क रेट वगैरह सब आपको चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद अगर हम ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करें तो ट्वेल्थ क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। तो अब हमें क्या सिलेबस में क्या है, 61 भी है और 25 भी है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो 2025 से भी क्वेश्चंस आना नॉर्मल सी बात है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्टींथ क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें सैलरी कंप्यूट करने के लिए बोला गया है, तो ये भी इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें आपने सैलरी की कंप्यूटेशन करनी है, ठीक है। और फोर्टींथ क्वेश्चन अगर हम देखें तो फोर्टींथ क्वेश्चन है हमारे पास ऑन द अकाउंट ऑफ फायर इन इसमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने को बोला गया है बेसिकली, बट उतना सिंपल नहीं है कि फाइनल अकाउंट्स है तो हम खुश हो जाएं। यहाँ बोला गया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन ही है, आपको अलग अलग चीज़ों के अमाउंट्स, परसेंटेज, प्रोपोर्शंस आपको दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा बजट, फ्लेक्सिबल बजट यहाँ बनाने को बोला गया है। तो फ्लेक्सिबल बजट यहाँ बनाने के लिए बोला गया है फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर की सेल्स यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं हमें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है, एंड इसके अकॉर्डिंग हमें फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है 5500 के लिए, 6000 के लिए और 6500 यूनिट लेवल्स के लिए। तो ये बजट का क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पूछा पढ़ा जाता है बजट, है ना, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो अगर हम एस्टिमेशन लगाएं तो देखिए आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर हो रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर हो रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, तो अकाउंटिंग के जो मेन तीन पार्ट्स हैं वो तीनों से तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। साथ ही साथ लॉ आप देखो तो इनकम टैक्स लॉ भी है यहाँ पर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछना भी नॉर्मल सी चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी बहुत बहुत बड़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली, तो उससे बहुत सारे टॉपिक्स हमसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा हमें मैनेजमेंट के टॉपिक्स आपको देखने को मिले हैं, मार्केटिंग के टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, तो वही है सारा जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन यहाँ पर है, तो वही है सारा कि जो सब्जेक्ट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हमें क्या है कि ये छोटे छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन एक पार्ट में होंगे, 4 ही क्वेश्चन दूसरे पार्ट में होंगे, जिसमें से हमें तीन तीन अटेम्प्ट करने हैं, और 3 क्वेश्चंस का मतलब है यहाँ पर 12 सब क्वेश्चंस, 12 सब क्वेश्चंस एक पार्ट में आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 सब पार्ट रहेंगे, तो 4 सब पार्ट एक क्वेश्चन के हैं, तो 3 क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट करें तो वो बेसिकली 12 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 12 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो हम देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चन एक पार्ट में है, 12 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में, और टोटल यूनिट्स भी हमारी 12 है। उन 12 यूनिट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, एक ही यूनिट में आपको कभी 3 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे,
तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला एक जगह पूछ लिया जाए, पॉसिबिलिटी है ऐसी कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी एक ही जगह, फाइनेंशियल का भी, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी वो एक ही पार्ट के एक ही क्वेश्चन में आ जाए। वैसे इकोनॉमिक्स के भी एक जगह आ जाए, ऐसे हो सकता है। अब इकोनॉमिक्स का एक पार्ट ए में आ रहा है टॉपिक, एक पार्ट बी में आ रहा है, माइक्रो एंड मैक्रो डिवाइड करके, मैनेजरियल इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उस तरीके से क्वेश्चंस हो जा सकते हैं। तो हम इसे ये एनालाइज लगा कर सकते हैं कि पेपर में न्यूमेरिकल भी देखे जा सकते हैं, प्लस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए तो उन्होंने बोला ही, और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम्स बनाने क्वाइट इम्पॉर्टेंट। प्लस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मैंने अपने पिछले मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन डाला था जिसमें आपको प्राइस गिवन था, क्वांटिटी गिवन थी, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना था, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं बेसिक सा कि पेपर टू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। बस हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग की। रिटर्न डिस्क्राइब कैसे करना है अपने आंसर को, क्योंकि स्पेस आपको लिमिटेड गिवन रहेगा और वर्ड लिमिट भी बहुत लिमिटेड है, 150 वर्ड्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बस अपने आंसर्स को डिज़ाइन करना आना चाहिए। तो वो हम तभी डिज़ाइन कर पाएंगे जब हमें हर एक टॉपिक के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हमें पता होंगे। जैसे CSR में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स का अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, क्या फार्मूलाज होते हैं। जैसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखें या कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट, PV रेशो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं क्वेश्चंस, इनकी कैलकुलेशन छोटी होती है, बट इनको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने की हमारे पास बहुत अलग से मेथड्स हैं। तो एक एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं इससे कि पेपर क्या है, मिक्स होगा, न्यूमेरिकल भी होंगे उसमें और थ्योरी भी होगी, क्योंकि कॉमर्स का पेपर अगर हम देने जा रहे हैं तो विदाउट न्यूमेरिकल तो हम सोच ही नहीं सकते कि पूरा थ्योरी हमसे पूछ लिया जाए, है ना। और अगर पूरा थ्योरी ही पूछ लिया जाएगा तो वो भी इस वे में होगा कि पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है या उसका क्या फॉर्मूला रहता है कैलकुलेशन का, वो चीज़ें उसमें पूछी जा सकती है। तो एक तरीके से उसको भी हम न्यूमेरिकल पोर्शन में ही लेके चलते हैं। तो ये था हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो कि उन्होंने लिया है 15 क्वेश्चंस का, जिसका डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। द मेजर थिंग हियर इज कि हाउ यू यूज टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, हमने कैसे अटेम्प्ट किया है, अपने रिक्वायर्ड जो गिवन स्पेस है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को कैसे डिस्क्राइब किया है वहाँ पर। तो पेपर अच्छा है इनका, और हमारा पेपर भी अच्छा होगा बिकॉज वी आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क for preparing for our examination and doing our best। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF ज़रूर मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बहुत और ज़्यादा लेकर आती रहूँगी। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में थर्ड मॉक टेस्ट की लेकर आऊँगी। तो मॉक टेस्ट बेसिकली क्या है कि आप ही को अटेम्प्ट करना है, आपकी रिटर्न प्रैक्टिस उससे बढ़ेगी, जिसमें पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डाले जाते हैं। आपको जस्ट अपना 3 घंटा देकर पेपर अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे का टाइम निकालिए अपने लिए और पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, देन उसको एनालाइज कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और अगर आपको खुद के एनालिसिस पे भरोसा नहीं है तो आप किसी दूसरे पर्सन से भी एनालाइज करा सकते हो, जिससे क्या है आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि और क्या इम्प्रूव कर सकते हो आप अपने पेपर में। तो इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा है और आपको किन टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे लर्न, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।